नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल रहीम और आप इस वक्त देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ये ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है कारोबार। कारोबार की हर किस्त में वो तमाम जानकारी लेकर हम हाजिर होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के जुड़े हुए मसाइल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। आज भी एक ऐसी ही अहम जानकारी के ऊपर हम बात करने वाले। आज हम बात करेंगे वीज़ा। जो आप भारत से अन्य देशों में आप जाते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्किंग बेसिस वीज़ा हो, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको बता देता हूँ, आज भी हमारे गेस्ट जो मौजूद है हमारे साथ, तारिक इमाम साहब, इमाम एसोसिएट्स के आप प्रोप्राइटर हैं, आप फाउंडर हैं, इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस तरह के जो तमाम मौज़ूआत होते हैं उन पर आप बहुत अच्छी जानकारी अपने पास रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका सर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा आते हैं और बहुत अच्छी बातों से आप हमें नवाजते हैं। तो आज सर हम वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो वर्किंग बेसिस पे जाए या टूरिस्ट वीज़ा जो लेकर के जाती है, क्या प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। जी देखिए, आप कोई भी फॉरेन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाते हैं, ये लोग ये देखते हैं कि भाई ये आदमी हमारे कंट्री में आके रह नहीं जा रहा, क्या ये परमानेंटली यहीं पे टिक जाएगा, यहीं पे से वापस नहीं जाएगा। तो वो डाउट उनका हमें क्लियर करना है। एक नट शेल में ये है कि हमें उनका ये डाउट क्लियर करना है कि भाई हम हमारे कंट्री में मज़े में हैं, हम सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह आ रहे हैं, या फिर कोई कुछ बिज़नेस काम के लिए आ रहे हैं, या फिर हम पढ़ के फिर वापस चले जाएंगे। तो हम हमारे कंट्री में मज़े में हैं, हमारे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अच्छी सी जॉब है, हमारे पास अच्छी सी प्रॉपर्टी है, हमारे पास अच्छा से पैसा बैंक बैलेंस है। तो ये बताना ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे भाई हम यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है हमारे पास इंडिया में, हम आना चाह रहे हो, तो वो नहीं बुलाएगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी उन्हें बोलेगा ऑलरेडी मैं गरीबा, मेरे पास बहुत है, मैं तुम्हें क्यों बुला के यहाँ पे कर लूँगा। क्योंकि उनके पास भी अनएम्प्लॉयमेंट इशू होता है, उनके पास भी इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके लिए वो लोग ये देखते हैं कि भाई जो बंदा जा रहा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके लिए हमें दूसरे चीज़ें देखना पड़ेगा कि भाई हम उनको किस किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वापस कैसा हम आएंगे, या फिर हम आपकी कंट्री में रहने के लिए हमें ज़रूरत ही नहीं है, एक इंसेंटिव नहीं है वो हमें उधर शिफ्ट होने का। ये चीज़ हमें प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए इसके अंदर भी क्या होता है, कई वीज़ाज़ है, टाइप्स ऑफ वीज़ा है। अगर आप जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़े पे, तो आपको पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी, पेरेंट्स का अच्छा जॉब बताना पड़ेगा, पेरेंट्स की अच्छी इनकम बतानी पड़ेगी, और पेरेंट्स का बैंक बैलेंस अच्छा है, ताकि आप वहाँ पे आपकी कॉलेज फ़ीस वहीं से कमा के नहीं देंगे, आप यहाँ से मंगाएंगे वो पैसे। ये चीज़ आपको प्रूफ करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दे रहे जाके, फिर वहाँ प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा है। तो वो लोग देखते हैं भाई ये बंदे के पेरेंट्स अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर आप बताएंगे मैं अच्छा कमा रहा हूँ यहाँ पे इंडिया में, मैं जॉब करता था, और जॉब करता था, तो भाई ये बंदा तो हमारे पास भी आके जॉब करेगा, हमारे लोगों को बेरोज़गार कर देगा। तो इसीलिए आपकी नहीं बताना है, जब स्टूडेंट है तो आपकी नहीं स्ट्रेंथ नहीं बतानी है, पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बतानी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने ही स्ट्रेंथ ज़्यादा बता रहे हैं, अपने ही जॉब्स बता रहे हैं, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपको मिलने। जब आप स्टूडेंट है तो पेरेंट्स की बताइए, और इनकम इतनी रहना है कि आपके जो बैंक में आप पैसे बता रहे हैं, आपके सोर्स है, उसको हमारी इनकम से हमने बचाया था, या फिर कोई प्रॉपर्टी हमने बेची, उसके पैसे आए थे, उसके आप एग्रीमेंट वगैरह रखें सेल का, ताकि ये बता सकेंगे भाई ये देखिए ये है डॉक्यूमेंट्स है जो हमने प्रॉपर्टी बेची, इसी वजह से हमारे बैंक में पैसे आए, और हम उस पैसों से बाहर का वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए हम भिजा रहे हैं हमारे बच्चे को। वीज़ा कलेक्ट का ये पूरा प्रोसेस किस तरह से पूरा होता है? जो वीज़ा हम लेते हैं, बेसिक में अप्लाई करना, वीज़ा हमारे तक पहुंचना, जी, उसका पेमेंट सिस्टम, ये पूरी क्या प्रक्रिया है? देखिए ये लोग अब डिफरेंट कंट्रीज़ अलग अलग रखे हैं, मगर एक बेसिक जो सिस्टम जो रखे हैं लोग, ये VFS सिस्टम है। ये एक्चुअली ये लोग कोरियर वाले हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये लोग, इनको क्या है कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप ये पूरे वीज़ाज़ कलेक्ट करिए। आउटसोर्सिंग वाले ये लोग उन बाहर की गवर्नमेंट वाले नहीं हैं, ये आउटसोर्सिंग वाले हैं। ये लोग देखेंगे कि भाई आपके पास ये लिस्ट के हिसाब से ये सारे आइटम आपने सबमिट किए नहीं किए, ये लोग आपको हेल्प करेंगे एक मानो में
कि आपको VFS पे जब आप जाएंगे लोग आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी लगाइए, ये भी लगाइए, एक हेल्पिंग रहेगा उनका नेचर कि भाई ये लगा के आप दे दिए, हम इसको कुरियर कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे एम्बेसी को। तो ये रहता है, ये लोग खुद एम्बेसी नहीं है, ये सिर्फ VFS है। आप उसको उनको देंगे, वो पोस्ट कर देंगे, आप डायरेक्ट पोस्ट करने के बजाय वो चेक करके पोस्ट करेंगे। तो एक सिस्टम जो भाई ये चेकलिस्ट के हिसाब से 1 2 3 ये 14 डॉक्यूमेंट्स पूरे आए नहीं आए, फिर एम्बेसी वाला चेक करके क्वेश्चनिंग करने के बजाय वो लोग ये VFS सामने रखे हैं कि भाई आप कर लो। तो वो सिस्टम है। तो ये जब VFS से एम्बेसी के पास जाएगा, जब वो लोग उनके क्राइटेरिया के हिसाब से चेक करेंगे कि ये बंदे को देना है या नहीं देना है, या फिर किसी को डिटेल इंटरव्यू के लिए बुलाना है या कुछ इशू है, तो वो चीज़ें वो लोग अपना कंप्यूटर डेटाबेस चेक करेंगे। उसके अंदर ऑलरेडी आपने कभी अप्लाई किया था क्या, वो सब मालूम हो जाएगा उनको। तो वो चीज़ें पूरे निकाल लेंगे वो लोग। फिर उसके अंदर आपके फॉर्म में आपने कुछ गलत भरा हुआ है, जबकि उनके डेटाबेस में सही मिल रहा है, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो फिर वो भी क्रॉस चेक करेंगे वो लोग। और बाज़ वक़्त कम रेयरली, बाज़ वक़्त कभी फ़ोन करके बैंक बैलेंस भी चेक करते हैं, कभी कभी। अच्छा, बैंक बैलेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, ऐसी भी कुछ शर्तें हैं इसमें? जी हाँ, देखिए आप अगर स्टूडेंट वीज़े हैं तो आपको 1 साल का वहाँ की पढ़ाई और 1 साल का आपका रहने का, ये दोनों का अमाउंट मिला के आपको जितना खर्चा हो रहा है पेरेंट्स के अकाउंट में उतना होना चाहिए। अच्छा, ताकि आपके पास ये हो कर सके कि आपने लिक्विड कैश आपके पास है। ये देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास जायदाद है, 2 करोड़ की जायदाद है मेरे पास, तो फिर क्या है, ऐसा नहीं है। वो लोग बोलेंगे भाई जायदाद तो ये बेचेगा नहीं, रह रहा सो घर तो ये बेघर नहीं होगा, तो फिर बच्चा जाके वहीं कमाएगा, फिर वो लोग रोक जाएंगे। तो आप दाना के बैंक में रेडी पैसे है मेरे पास, शो करने होंगे। जी हाँ, शो करने पड़ेंगे कि बैंक में बस रेडी पैसे है, मैं कभी भी दे सकता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि कभी बात स्टूडेंट्स करते हैं कि एडवांस में फ़ीस भी भर देते हैं कि भाई हमने ऑलरेडी फ़ीस भी भर दी है। अब उसमें क्या होता है, वापस रिफ़ंड मिलने में, अगर आपको वीज़ा नहीं मिला तो रिफ़ंड मंगाने करने में आपको मुश्किल हो सकती है फ़ीस की, तो वो मसला हो जाएगा। लिक्विड फंड्स में आपके फ़िक्स डिपॉजिट भी आप काउंट कर सकते हैं उसमें, क्योंकि फ़िक्स डिपॉजिट तोड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप कर ले सकते हैं। आपके शेयर्स अगर है, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो भी आप एनकैश कभी भी कर सकते हैं, तो वो आप उसमें शो कर सकते हैं लिक्विड में। अच्छा, वर्किंग जो वीज़ा होते हैं, ये बाहर से कोई कंपनी इंडिया में ऑक्शंस करती है, ऑक्शंस कहाँ होते हैं, वीज़ा कहाँ शो होते हैं, उसके बाद हम किस तरह से ये जॉब हम मतलब हासिल कर सकते हैं? जी देखिए, ये वर्किंग वीज़ाज या ऑक्शंस वगैरह ये अभी सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब कैसा हो गया कि आप अप्लाई करिए तो आपके नाम से वीज़ा निकलेगा। अभी ये कोई वो नहीं है कि वीज़ा आ गया और वो वीज़े किसी भी के नाम से दे सकते हैं, वैसा सिस्टम खत्म। बिल्कुल ऐसा हुआ करता था पहले। जी पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। अभी आपको आप अप्लाई करिए, आपके नाम से वीज़ा आएगा, तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपके सब देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे कंप्यूटर पे लोग एंट्री करेंगे, उसके बाद में लोग इशू करेंगे वीज़ा। अब ऐसा कोई ओपन वीज़ा सिस्टम नहीं रहा। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है तो वीज़ा मतलब कितने टाइम तक इशू हो जाता है? देखिए हेल्थ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं जाना चाहता हूँ कहीं। जी देखिए पहले तो वो लोग ये देखेंगे कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में होता है नहीं होता है। अगर वो प्रोसीजर आपको इंडिया में हो रहा है तो फिर आप क्यों जाएंगे आप वहाँ पे जी अननेसेसरी, तो वो इशू रहेगा। अब आप ये बताएंगे कि भाई मेरे पूरे बच्चे वहीं हैं, मुझे यहाँ अगर ट्रीटमेंट वहीं करा लेती हूँ तो मुझे फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मुश्किल है, यहाँ पे मेरे कोई देखने वाला नहीं है, तो शायद वो लोग कंसिडर करेंगे आपको उसके लिए। अच्छा, अगर अब्रॉड में रिश्तेदारी है आपके रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, तो वीज़ा मिलने में इसका कितना फ़ायदा है कुछ, या बिल्कुल फ़ायदा है भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है? जी देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके रिलेटिव्स वहाँ पर है तो ये लोग ये समझेंगे कि आप ऑलरेडी सेटल हो जाएंगे वहाँ पे बाहर, तो इसीलिए वो लोग ज़रा झिझकते हैं। स्टूडेंट्स जो इनके ऑलरेडी इमीडिएट भाई बहन बाहर है तो ज़रा मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसीलिए आप जो अनरिलेटेड है वैसे कंट्री में आप अप्लाई करिए, वो बेटर रहेगा कि आपको इजीली मिल सकता है। अलबत्ता अगर आप एजेड है और बच्चे बाहर है तो वो लोग आपको डिपेंडेंट करके बुलाने में बहुत इजी हो जाएगा कि हम डिपेंडेंट वीज़ा हम देंगे, हम पूरा उनका ख़र्चा स्पॉन्सर करेंगे और बुलाएंगे। मगर उस केस में भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है अपनी जायदाद यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ बताएं
ऐसा मत करिए कि केयरलेसनेस में नहीं बता रहे हैं, वैसा मत करिए, क्योंकि वो लोग देखेंगे अगर वहाँ भी गए आप डिपेंडेंट के जैसा जा रहे हैं, फिर वो कंट्री पे आप बोझ बन जा रहे हैं, वो भी नहीं होना है। तो इसीलिए आप बताइए कि हम वहाँ पे बोझ नहीं बनेंगे, हमारे पास इंडिया में हमारी जितनी प्रॉपर्टी है हम इसका सब वैल्यूएशन करा के आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट लोन के ऊपर मैं बात करना जी चाहूँगा। जी हमें वीज़ा किसी कंट्री का हमें मिल गया, अब हम अपनी कंट्री में स्टूडेंट लोन लेकर के हम जाना चाह रहे हैं, जी तो पेरेंट्स के अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स के अकाउंट्स खाली पड़े हैं, लेकिन हम लोन ले रहे हैं, उस लोन को हम शो करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, इसका फ़ायदा मिल सकता है? जी। देखिए क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वहाँ पे वो लोग स्टूडेंट लोन को पूरा वीज़ा देते वक्त वो लोग ये देखते हैं कि आपका स्टूडेंट लोन है तो उसको भी लिक्विड फंड में लोग एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। जी हाँ। और बिल्कुल पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है, नहीं आप कुछ अरेंज करना पड़ेगा बच्चों के भिजाने के लिए पैसे। आप जो है या तो कोई प्रॉपर्टी बेच के या कोई प्लॉट बेच के करके आप आपके बैंक में पैसे बताने पड़ेंगे, और वो भी वो बैंक में आप कैश डिपॉजिट करके पैसे डाल रहे हैं तो फिर वो वीज़े वाले उतना उसको वैल्यू नहीं देंगे कि आप जो जिसको प्रॉपर्टी बेचें वो बंदे से पैसे आ रहे हैं। तो जब आपका ट्रांजैक्शन जेन्युइन रहेगा और वो उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी रहेगी। आप ऐसा होता है बाज़ वक्त वो लोग पूछ लेते हैं मैं आपके सोर्स कहाँ है, आप एक 50 लाख बता रहे हैं तो सोर्स कहाँ से आए पैसे, ये आपके चाहे तो डम्मी के ट्रांसफ़र किया आपने कुछ किया, तो आपको उसको सब्सटेंशिएट करने आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सेल डीड होनी चाहिए कि भाई ये मैंने देखो सेल डीड की ये प्रॉपर्टी बेचा था या कुछ किया था, या फिर मेरा आईटी रिटर्न इतना स्ट्रॉन्ग है, या फिर मैं ओवर अ पीरियड जो है जॉब सैलरी से जमा किया, ये मेरे बैंक स्टेटमेंट्स हैं पूरे जमा होते गए सैलरीज, मैंने आधी खर्चा किया बाकी के आधे जमा किया व्हाटएवर, या फिर एफडीज तोड़ाए हैं, तो वो सब चीज़ आप प्रूफ रखना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिया के अराइवल वीज़ाज लगते हैं जी। और बहुत सारी कंट्री है जो इंडिया को वीज़ा देने में बहुत नाटक भी करती है, जी तो ये दो अलग अलग ट्रबल कैसे हैं? जी देखिए आपके कंट्री के म्यूचुअल रिलेशन के ऊपर होता है कि ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ज़्यादातर जो यूएस के वीज़ा रहते हैं, अगर आप यूएस के पासपोर्ट होल्डर हैं तो कई जगहों पे आपको अराइवल पे मिल जाएगा वीज़ा। आप अराइवल पे लेने का डिसएडवांटेज क्या है कि आपको फिर वो वीज़ा का सारा प्रोसेस काम वो आप जाके करना पड़ेगा वहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ अगर आप सपोर्ट नहीं बता सक रहे हैं या कुछ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दे सक रहे हैं तो फिर आप एयरपोर्ट पे, फॉरेन कंट्री के एयरपोर्ट पे आपको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है। तो ये बेटर है कि आप पहले से वीज़ा लेके जाएं, अराइवल वीज़े के भरोसे पे ना जाएं। और अराइवल वीज़ा जो कंट्रीज़ दे रहे हैं वो लिस्ट मिल जाएगी आपको नेट के ऊपर, वो वीज़ा वो कंट्रीज़ को आप जा सकते हैं, मगर वो लिस्ट के साथ साथ आप ये रखें कि आपके आधार कार्ड प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ, दूसरी चीज़ें भी आप साथ रख लें, ताकि अगर वो लोग कुछ पूछते हैं, अगर पास फ़ोटोग्राफ्स कुछ भी अगर पूछे तो आपके पास वो डिटेल्स जब का जब अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आप क्यू में रहते हैं, आपकी फ़्लाइट अराइव है, अब आप क्यू में हैं तो आपके पास चीज़ें रेडी रहनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ। क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट बाज़ दफ़ा चले जाते हैं बिना सोचे समझे कि हाँ अराइवल वीज़ा है, पहुँच के हम इंजॉय कर लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे, लेकिन ये इश्यूज़ सामने आ जाते हैं। जी हाँ, तो पहले वीज़ा लेना बेटर है, आप क्यूज़ अवॉइड करेंगे या दूसरे इश्यूज़ अवॉइड करेंगे। अच्छा, अब्रोड की रिश्तेदारी पे हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि अगर रिश्तेदारी हो तो आप वहाँ सेटल होने के बारे में सोच सकते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ सबसे ज़्यादा लोग अब्रोड शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पाता है? अगर आपकी कम्युनिटी में एक जहती है, सपोर्टिंग नेचर है आपकी कम्युनिटी, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे देखो मेरे भाई का बच्चा है, स्ट्रगल कर रहा है इंडिया में, उसको कुछ मैं सपोर्ट कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा, तो मैं उसको उसका वहाँ पे जॉब दिला दूंगा, जॉब वीज़े पे बुलवा लूँगा, उसको सेटल करवा लूँगा। वैसा देखिए ऐसा होता है, आप इंडिविजुअल भी आप अपने भाई बंधुओं को उनको हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिटी आपके जो फॉरेन कंट्री में भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो हेल्प करनी चाहिए, जो आप उनसे, पंजाब वालों से आप सीख के हेल्प करें अपने लोगों को बुलाने के लिए वहाँ पे। भाई यहाँ पे अगर बच्चा खाली फिर रहा है तो उसको आप वहाँ पे कुछ जॉब दिला दे रहे हैं, वो जॉब वीज़े पे बुलवा ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक तो सवाब का काम है, प्लस एक पूरी उसकी फैमिली सेटल हो जाएगी और फिर वो फिर किसी और को बुलाएगा। अभी सर हमने देखा कि चाइना और बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारे जो बच्चे थे कुछ MBBS करने गए, एजुकेशन वीज़ा लेकर के एक अच्छे कोर्स और अच्छी डिग्री के लिए वो बाहरी देशों में चले जाते हैं।
हालात बिगड़ जाते हैं या कुछ इस तरह की कोरोना जैसी कोविड जैसी कोई बीमारी आ जाती है, वापस अपने देश हम लौट आते हैं। जी जी। अब वापस जाने में इनको दिक्कत हो रही, तो इस तरह का जो है वो वीज़ा के अंदर कोई प्रावधान नहीं होता है कि जब कुछ इस तरह की कंडीशंस हो जाती है तो आप इतने टाइम बाद वापस आ सकते हो? क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट वापस जा नहीं पा रहे हैं, उनकी स्टडी वहाँ मतलब बिल्कुल अधूरी सी रह गई है। नहीं, अब जैसा देखिए कोविड में हुआ था, अब ये यूक्रेन वॉर में हुआ है, तो यूक्रेन वॉर में क्योंकि वापस आ गए, वो जाने के लिए मुश्किल हो रही है, तो गवर्नमेंट ने खुद सोचा था कि ऐसा कुछ निकालेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ उनको बीच में से, समझे उनका सेकेंड ईयर हो गया है तो थर्ड ईयर में यहाँ पे उनको एडमिशन ले लें ताकि उनकी पढ़ाई ख़राब ना हो। मगर वो चीज़ कुछ आगे बढ़ी नहीं, कुछ ख़ास उसके ऊपर कोई यूनिवर्सिटीज़ ने फॉलो अप एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बच्चे वापस आए, तो उसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटीज़ एक्शन लेके उसको एडवर्टाइज़ करके वो बच्चों को बुला के वापस उनको करेक्ट ईयर में उनको इंक्लूड करना, वो चीज़ नहीं हुई है। वो चीज़ होती तो और बहुत अच्छा होता है, होना चाहिए था बिल्कुल। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जो वीज़ा के लिए हेल्प करती है स्टूडेंट्स का? जी देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपके पर्सनल उसके ऊपर। देखिए यूनिवर्सिटी आपको हेल्प नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी क्या है, एक गवर्निंग बॉडी है, उसके अंडर में भी फिर कॉलेजेस आएंगे। अब इंडिविजुअल कॉलेज अपनी गुडविल बताने के लिए शायद वो हेल्प कर दे कि भाई हम आपको हेल्प कर दें। यूनिवर्सिटी अलबत्ता ये हेल्प कर सकती है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से ये लोग अपने एफिलिएशन बनाते हैं, मतलब अपना लिंक बनाते हैं। तो यहाँ की इनकी जो डिग्री है ये फ़ॉरेन में आपको आसानी से एक्सेप्ट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ में आपको इनकी डिग्री काम आए एज ए बेस, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी अलग अलग जो वहाँ के प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ के अलग अलग जो डिफरेंट एजुकेशनल बॉडीज़ होते हैं, उनके एजुकेशन बॉडीज़ के अंदर अपना एफिलिएशन रखें, अपना वो रखें। तो आप जब भी यहाँ पे भी कोई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ये देखें कि इनका एफिलिएशन किन किन उससे है और इनकी डिग्री कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होती है और कहाँ पर नहीं होती है। आप ये सोच के कर लेते हैं कि भाई ये मैं तो डिग्री कर रहा हूँ, मगर वो डिग्री कहीं एक्सेप्ट नहीं हुई फ़ॉरेन में, तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। अब जैसा रिसेंटली हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम, जहाँ तो इंग्लैंड है, तो यूनाइटेड किंगडम में उन लोगों ने ये कुछ ऐसे किस्म के वीज़े निकाले जो बच्चे आके उनके पास पढ़ाई भी कर सकते हैं और 2 साल काम भी कर सकते हैं। तो उस तरीके के वीज़े निकाले, क्योंकि उनके पास अब ब्रेग्जिट हो गया है तो उनके पास इमिग्रेंट्स का शॉर्टेज है, लोग आके काम करने का शॉर्टेज है, उन्होंने ऐसे वीज़े निकाले। मगर उन लोगों ने ये एक कंडीशन रखा कि ये फ़लाना एफिलिएशन होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी का बेस एजुकेशन लेके बच्चा आ रहा है, जो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन करके बच्चा आ रहा है, उसके ये फ़लाना उनके कुछ वो है, वो एफिलिएशन वाले यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। और वो यूनिवर्सिटीज़ कोई भी इंडिया में थे ही नहीं, कोई इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को वो एफिलिएशन ही नहीं है, तो इंडिया वाले सब वो वीज़े से बाहर हो गए, ऑटोमेटिकली वो वीज़े से बाहर। वही जो ईस्टर्न यूरोप में वगैरह में वो एफिलिएशन वाले कई यूनिवर्सिटीज़ है, तो वो लोग आसानी से यूके पढ़ने के लिए भी जा सके और उनको जॉब का परमिट भी मिल गया 2 साल का। अच्छा, असाइलम और वीज़ा, ये क्या डिफरेंस है दोनों में? जी देखिए, असाइलम एक बहुत ही अलग चीज़ है। असाइलम जैसा होता है ना कि अगर अब हमारे पास रोहिंग्याज आके हैं या फिर जो है आपको बांग्लादेश में रोहिंग्याज आके रह रहे हैं, तो वो लोग असाइलम में हैं। तो उसी तरीके से अगर आप सीरिया वाले जाके यूके में जाके एयरपोर्ट पे उतर के ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इलीगली आ गया हूँ आपके कंट्री में और मेरे को वापस जाने पे मेरे को जान को ख़तरा है, तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये फॉरेन कंट्रीज क्या करते हैं कि आपको असाइलम देते हैं। और एक बार अगर आपका असाइलम स्टेटस मिल गया तो फिर आपको लोग फ्लैट भी देंगे फ्री में या का नॉमिनल रेट के ऊपर, और जो है आपको जॉब मिलने की भी कोशिश करेंगे। आपको लोग एक मतलब एक खैराती तौर पे आपको सब चीज़ तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे वो लोग एज ह्यूमैनिटेरियन। उनके पास जो ह्यूमन राइट्स, जी हाँ, उनके पास जो ह्यूमन राइट्स का वो है, उसके हिसाब से वो लोग असाइलम का सिस्टम के थ्रू करते हैं। वीज़े का क्या आप ऑटोमेटिकली पहले ही आप वीज़ा ले रहे हैं, वीज़ा लेके आप जो है वो कंट्री को आप एंटर करने के लिए अप्रूवल ले रहे हैं। अगर आप उसी में बोल दिया मैं असाइलम लेना चाह रहा हूँ, तो वो आपको घुसने भी नहीं देगा। अरे भाई ये बोझ मेरे जान पे नहीं चाहिए। असाइलम की एक सिचुएशन होती है। जी हाँ, सिचुएशन भी होती है, प्लस जो है आप वहाँ पे जाके फंस जा रहे हैं तो कुछ एक अलग ही सिचुएशन हो जाएगी।
एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमें स्टडी बेसिस वीज़ा चाहिए हमें बाहर जाने के लिए, यूनिवर्सिटी उनके स्कोर्स को देखती है कि भाई हाँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके अकॉर्डिंग उसे वीज़ा मिलता है। जी देखिए, स्कोर्स आपको हेल्प करते हैं। अगर आपके अच्छे स्कोर है तो वीज़े में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप टॉप स्कोरर्स में से है तो आपको वीज़े के लिए उतना टेंशन नहीं होगा। अच्छा पढ़ने वाले बच्चों के वो लोग ऑलरेडी ऑलवेज कदरदान होते हैं। अगर वो लोग ये भी देखें, अगर आप टिक भी जाते हैं उनके पास जाके शिफ्ट भी हो जाते हैं तो अच्छा ब्रेन उनके पास आ रहा है। तो आप अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं एज अ स्टूडेंट, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। अगर आपका ख्वाहिश है कि मुझे बाहर जाना है तो आप मार्क्स अच्छे लाएं, क्योंकि उसमें आपकी एक किस्म की गारंटी हो जाएगी आपको बाहर जाने की। तो अक्सर मैं ये देखा कि बच्चे, मैं तो बाहर जाना है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा, इंडिया में नहीं पढ़ूंगा। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे तो आपको वीज़ा मिलने में भी आसानी होगी, अच्छे कॉलेज में मिलने में भी आसानी होगी, और वहाँ पे आपको फ़ीस भी वो लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, कम कर सकते हैं स्कॉलरशिप के नाम पे। तो बहुत चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ेगा आपका स्कोर अच्छा होने अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, कई बच्चे ऐसा होता है कि ये लोग ये देखते हैं कि हमें लोन अगर मिलता है तो शायद हमारे को इतना ज़्यादा लोन का बोझ पड़ जाएगा, या फिर जो है हम इतने सारी फ़ीस के पैसे कैसा भरेंगे, और ये सोच के बच्चे पीछे हट जाते हैं अच्छे कॉलेजेस में लेने से। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप देखिए, अगर आप अच्छे कॉलेज में लेते हैं तो आपको लोन, बैंक लोन और इजी मिलेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो बैंक खुद ये देखेगा कि भाई ये बंदे की फ्यूचर में नौकरी अच्छी मिलेगी तो मैं इसको लोन अच्छा दे सकता हूँ। और ये रीपेमेंट जो लोन का होता है, ये रीपेमेंट आपको लोन, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, पीजी जो भी करने गए थे आप, वो कंप्लीट हुए बाद से 2 साल के बाद रीपेमेंट स्टार्ट होता है। तब तक खाली आपको लोन दे के खामोश बैठ जाते हैं, इंटरेस्ट वो लोग खाली एक्यूमुलेट कर लेते रहते, टोटल कर लेते रहते हैं उनके पास। मगर आपको मॉरिटोरियम पीरियड अच्छा मिलता है, स्टूडेंट लोन में ख़ास तौर पे आपको आसानी मिलती है, और इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है स्टूडेंट लोन लेने से। तो ये पेरेंट्स अगर स्टूडेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं तो फ़र्क पड़ेगा कि पेरेंट्स की इनकम वगैरह देखते हैं। तो अब स्टूडेंट लोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको ये देखेंगे कि आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है और उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उनके पास कुछ कोलैटरल है क्या। अगर कोलैटरल मतलब कुछ रखाने के लिए या कुछ गारंटी के लिए उनके पास कोई प्रॉपर्टी या कुछ है, ताकि उस पर वो लोग अच्छा लोन दे सकें। अगर आप कोलैटरल नहीं देते हैं, अगर आपके पास उतने नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर आपको 8 लाख तक का ऐसा लोन मिल जाएगा बिना कोलैटरल के। अच्छा। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर आप ये करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जो है कोलैटरल देना पड़ेगा। अच्छा, हमने बहुत बात कर ली स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी हमने खुल के बात की, वर्किंग वीज़ा के, बिज़नेस वीज़ा पे अब हम आना चाहेंगे। बिज़नेस के लिए अगर हमें वीज़ा चाहिए तो क्या वो फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या अमाउंट्स होता है, क्या आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर रहती है? जी देखिए, बिज़नेस वीज़ा का ये लोग ये देखते हैं कि आपका टैक्स रिटर्न पुराना जो है उसमें आपने बैलेंस शीट क्या डाली है, कितने साल तक, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस आपने क्या बताया, आपकी बैलेंस शीट में क्या बताया आपने, और वो हिसाब से आपका रिटर्न वो बैलेंस शीट से टैली होता नहीं होता है। तो एक बार आपका जब रिटर्न स्ट्रॉन्ग है और उस टैक्स रिटर्न में आप प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, दूसरा जो है कि आप वो स्ट्रॉन्ग रिटर्न फिर इसको पलटा के आप टाइप ऑफ बिजनेस रिटर्न में जो बता रहे हैं कि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है तो आपको डेफिनेटली बाहर जाने के लिए ज़रूरत भी पड़ेगी और आपको जाना भी पड़ेगा। और वो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है तो फिर आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है नहीं है, चेंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है नहीं है, तो ये भी देखना पड़ेगा। अब ये देखिए, आप टैक्स रिटर्न्स देख रहे हैं तो आप मिनिमम 3 इयर्स के टैक्स रिटर्न्स बताइए या एटलीस्ट 2 इयर्स के टैक्स रिटर्न्स बताइए। तो कम से कम 3 इयर्स बताने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये 3 इयर्स के टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। अब ये होता है अक्सर कि आप लोन के लिए जाते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न्स में गैप होना पड़ता है, एक रिटर्न डाले बाद में आपको 6 मंथ्स के बाद दूसरा रिटर्न डालना पड़ता है। तो ये जब वीज़े वगैरह के लिए वो लोग उतना गैप का नहीं देख रहे हैं, आप एक साथ में भी अगर रिटर्न्स डालते हैं तो वो लोग उतना माइंड नहीं कर रहे हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अलबत्ता अगर आप एक रिटर्न डाल के थोड़ा गैप देते हैं तो आपका रिटर्न जेन्युइन दिखेगा।
कि भाई इसके लिए आप डाल के नहीं आए हैं उनके। मगर अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है रिटर्न्स, अब आप वीज़े के टाइम पे जा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, आप एक साथ में 2 रिटर्न्स डाल के सबमिट कर सकते हैं कि भाई एक रिटर्न डाले, उसके 15 मिनट के बाद और एक रिटर्न डाले, आपके पास 2 रिटर्न्स आ जाएंगे। मिनिमम कितने अमाउंट के साथ हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? बोले ये अमाउंट मेरे पास भी है और मैं इस कंट्री में आके ये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए? देखिए, कंट्री में इन्वेस्ट करना एक अलग चीज़ है, ये बिजनेस वीज़ा एक अलग चीज़ है। आपको क्या होता है, कंट्री में इन्वेस्ट करना, तो ये आपको इमिग्रेशन की तरफ चले जा रहे हैं आप। अच्छा। मतलब आप जो है शिफ्ट हो रहे हैं, आप ये कंट्री से दूसरे कंट्री को शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक वीज़ा इमिग्रेशन का अलग से देते हैं। मतलब इमिग्रेशन में आपको बुला के बोलेंगे पहले आप ये इन्वेस्ट करिए, वो करिए। तो अब पहले हम बिज़नेस वीज़ा देखते हैं कि बिज़नेस वीज़े के लिए अगर आप जा रहे हैं, बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपको आपका बिज़नेस, टाइप ऑफ बिज़नेस क्या है, और आपका टाइप ऑफ बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड है, या फिर आपका ऐसा बिज़नेस है जिसकी मशीनरी ख़रीदने के लिए आप जाना चाह रहे हैं। तो मशीनरी की जो सप्लाइंग कंपनी है, उनका एक लेटर होना चाहिए आपके पास कि भाई हमने फलाना है उसके लिए बुलाया है। या फिर जो है आप कोई बिज़नेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो आप वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करें तो कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन होना चाहिए आपके पास। या फिर जो है बाहर के आपके जो सप्लायर है या फिर आपके जो बायर है, उनकी स्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कि भाई आप वो कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। भाई आपको रिलायंस बुला रहा है, टाटा बुला रहा है, या फिर फॉरेन की कोई आपको एमजी कंपनी बुला रही है या वॉल्वो कंपनी बुला रही है, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर वही आप कोई XYZ कोई कंपनी बुला रहे हो, उसकी बैलेंस शीट खुद कुछ भी नहीं है, तो आप उसकी बैलेंस शीट भी सबमिट करिए। अच्छी कंपनी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए, कोई ऐसी डम्मी कंपनी नहीं बुलानी चाहिए आपको। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप बिज़नेस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। और इन्विटेशन लेटर जो कंपनी से आ रहा है, वो कंपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, और वो लेटर क्लियर कट रखिए, इसका फॉर्मेट क्लियर रखिए कि ये हम बुला रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये पर्पस के लिए बुला रहे हैं। ये 3-4 पॉइंट कवर होना आपके लेटर में ज़रूरी है। इमिग्रेशन की तरफ मैं आऊँगा सर। अब पिछले कुछ समय में भारत से बहुत ज़्यादा अक्सरियत लोगों ने, हज़ारों की तादाद में, 20,000 से ऊपर का ये आंकड़ा है कि हर साल इतने लोग बाहर जाके वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं। जी ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? जी, देखिए, लोगों में क्रेज़ हो गया है कि भाई आउट ऑफ हमारे कंट्री से बाहर जाके करें। तो चाइनीज़ लोग काफ़ी माइग्रेट होते हैं। सबसे ज़्यादा को जो कंट्री के चाइनीज़ अपना कंट्री छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। वैसे इंडिया वाले जाते हैं, पाकिस्तान वाले जाते हैं, बांग्लादेश वाले जाते हैं, और श्रीलंका वाले भी शिफ्ट होते हैं। आप जब फॉरेन कंट्री जाते हैं तो आप ये देखेंगे, ये सब टाइप ऑफ लोग वहाँ से निकल के लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में जाके वहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये कंट्रीज़ भी इन्होंने क्या किया कि टाइम टू टाइम इन्होंने एक सिस्टम निकाला कि इमिग्रेंट्स को हम कैसा लेंगे, हमारे ये कैटेगरी में आप आना चाहिए, तभी हम आपको लेंगे। एक तो रहता है आपके स्किल बेस्ड, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके वाइफ कितने पढ़े लिखे हैं, आप हमारे पास आके स्किल लेबर जो हमारे को ज़रूरत है, वो टाइप ऑफ है कि आपके पास एजुकेशन, वो पर्टिकुलर अगर आप एजुकेशन है तो वो इजीली देंगे। जैसा कनाडा का है, आपको पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है, तो आपके एजुकेशन के बेस पे, आपके एज के बेस पे लोग कनाडा वाले ये करते हैं कि हमें पढ़े लिखे बंदे चाहिए, एजुकेटेड बंदे चाहिए। तो वो हिसाब से वो लोग आपको वीज़ा देंगे कि आपके रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक क्या होता है कि कनाडा में आप स्पेशली अगर आप कनाडा का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो वो लोग ये देखेंगे भाई हमारा उनके पास का जो हैदराबाद है समझिए वो फुल हो गया है, उनके पास का बॉम्बे फुल हो गया, अब वहाँ उनको नहीं चाहिए भाई, नया इमिग्रेंट उनको नहीं चाहिए। तो वो लोग चाहेंगे कि भाई उनके पास के एक आदिलाबाद के एरिया में आ जाओ, एक ऐसे एरिया में आ जाओ जो पिछड़ा है भाई एरिया, ज़रा एक बिल्कुल वो है, आप वहाँ पे अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो हम आपको रिक्वायरमेंट छोटा देंगे, आप इन्वेस्ट भी कम करिए, और कम इन्वेस्टमेंट में आप वो सिटी में जाके आप या वो टाउन में जाके आप सेटल हो सकते हैं। तो उस सेम अमेरिका के भी वीज़े का, अमेरिका EB-5 बोल के वीज़ा होता है। अमेरिका का वीज़ा क्या है, आपको इन्वेस्टर बेस पे होता है। जैसा कनाडा का आपको आपके रिक्वायर एजुकेशन वगैरह रहता है, कनाडा में क्या है, आप अमेरिका में कैसा होता है कि आप इन्वेस्ट करिए, हमारे पास 8 करोड़ इन्वेस्ट करिए, फिर 16 करोड़ इन्वेस्ट करिए। अगर आप 8 करोड़ करते हैं ना पिछड़े इलाकों में, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप मिनिमम 10 आदमियों को, उनके पॉपुलेशन 10 जनों को आप जनरेट करें, उनके एम्प्लॉयमेंट। अगर आप 10 जनों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो फिर
वो लोग देखेंगे उसको, आप 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स तक देख के उसके बाद में आपको वीज़ास अलॉट करेंगे कि भाई ठीक है ये जेन्युइन इन्वेस्टर है, इसने हमारे कंट्री में इन्वेस्ट किया। और उसके बाद तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक किस्म का स्कैम की तरह चल रहा है। लोग बोलेंगे भाई आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हम आपको पार्टनर बना लेते हैं। और मतलब अमेरिका वाले कंपनीज में आप अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हम उतने बंदों को एम्प्लॉय भी करके बताएंगे, ये करेंगे। तो वो उतना जेन्युइन नहीं दिखता है वीज़ा वालों को। आप अगर गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं उसमें अगर आप 8 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं या 16 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के स्कीम्स में आपका श्योर शॉट हो जाएगा आपको इमिग्रेशन मिलने का। आप ये प्राइवेट कंपनियों में डालेंगे तो फिर आप वो जो आपने जनरेट किया नहीं किया, रेस्टोरेंट डाला आपने या रियल एस्टेट की कंपनी डाली आपने, वहाँ पे कुछ डाली, वो प्रॉपर आपके टैक्स फाइलिंग्स को भरोसा नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ के पेरोल फाइलिंग्स करना पड़ता है वहाँ पे, तो वो सब वहाँ का कंसल्टेंट देख लेगा। मगर गवर्नमेंट में अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं तो आपके लिए सेफ वे भी हो गया। गवर्नमेंट बोल के भाई हमारे ही प्रोग्राम में इन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसकी क्या बात है, आपकी तो प्रोग्राम का सर्टिफिकेट है कि इन्होंने इन्वेस्टर है, ये जेन्युइन इन्वेस्टर है, तो अब इसको इन्वेस्टर वीज़ा, ग्रीन कार्ड और फिर बाद में नागरिकता सब कुछ दे सकते हैं यूएस वाले। होटल बुकिंग्स की तरफ आते हैं। जी टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं अच्छी अच्छी जगह पर, जी ऑनलाइन फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं अच्छी जगह पर हमें अच्छी होटल मिल जाए। क्या ये पूरा प्रोसेस और तरीका होता है? जी देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि आप थॉमस कुक टाइप ऐसे जो टूर ऑपरेटर्स है, वेल नोन ऑल ओवर इंडिया टूर ऑपरेटर्स है, उनके थ्रू जाते हैं तो आपकी चांस एक्सेप्ट होने का ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप एक टूर के साथ है, ग्रुप के साथ हैं, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी लेगा, उन्हें आपको ले लेके फिरेगा, तो वो आप वापस आने का चांस अच्छा हो जाता है। तो आपको टूरिस्ट वीज़े में वैसा ग्रुप में जाने में आसानी हो जाएगी। बड़े ग्रुप्स, वो भी वर्ल्ड नोन टूर ऑपरेटर्स के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको वीज़े मिलने में आसानी रहेगी। नहीं, अब आप पर्सनली जा रहे हैं, आपने ऑनलाइन वो कराया है, तो आप ये देखें कि आप वहाँ पे आपने ऑलरेडी अपनी होटल बुकिंग बताई है वीज़े के टाइम पे, फिर आपके टिकट्स क्या बुकिंग बताइए वीज़े के टाइम पे। ये बताने से आपकी सीरियसनेस नज़र आएगी। प्लस ये रहेगा कि देखिए भाई ये बंदा ऑलरेडी पे कर दिया, ये बुक कर दिया है, पैसे कमिट कर दिया, ये पैसे वाला है। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके फिर वो फुटपाथ पे रहेगा और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, क्रिएट करेगा। तो वो लोग हमेशा ये देखते हैं कि ये बंदा पैसे वाला है नहीं, ये हमारे पास जाके ख़र्चा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आप वीज़ा अप्लाई करते वक्त इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। एक आखिरी सवाल है, हमेशा की तरह मैं यही पूछना चाहूँगा, वीज़ा कलेक्शन से लेके अप्लाई से लेके डेस्टिनेशन पहुँचने तक आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए कलेक्शन पहुँचने तक के पहुँचे बाद में भी आप वापस टाइम पे आ जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवरस्टे करते हैं सही तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ओवरस्टे आप कर लिए तो फिर आप एक ब्लैक लिस्ट में आ गए, अगली बार आप फिर नहीं जा सकते। और आप ये देखिए किसी को भी अगर आपको वीज़ा मिलता है आप टाइम पे वापस आइए, ओवरस्टे मत करिए। फिर आप जाने के लिए आपको सेकेंड टाइम में उतना लोग पूछेंगे नहीं कि देखा भाई एक बंदा है तरीके से जितना टाइम पूछा था वो टाइम में वापस आ गया। ये टाइम में वापस आना क्या है, अब लोग सोचते हैं भाई मेरे पास तो 10 साल का वीज़ा है तो मैं 10 साल तक रह जा सकता हूँ वहाँ पे। ये वैसा नहीं है। आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं वो लोग आपको फिल करना पड़ता है आप कितने दिन के लिए आए हैं, 15 दिन के लिए आए हैं, 10 दिन के लिए आए हैं, क्या है, तो वो पीरियड में आप वापस चले जाएँ। ये मेरी फाइनल और मिनिमम बेसिक राय रहेगी। इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई टूर प्लान करें। जी डेफिनेटली जी। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमने बातचीत की वीज़ा से रिलेटेड, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, वो कौन से तरीके रहते हैं, उन तरीकों को अपनाने से आपके जो वीज़ा के जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। स्टूडेंट लोन पर भी हमने बात की, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वाकई इससे फ़ायदा उठा सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इंडिया में मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो इस पर बहुत ही खूबसूरत जवाब हमें मिला था कि आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप वहाँ जाकर पढ़ लेंगे और यहाँ पर आप लापरवाही कोताही बरतते चले जाएंगे, बल्कि आपके अच्छे मार्क्स आपको आपके वीज़ा प्रोसेस को बहुत आसान कर देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और इस प्रोसेस को बहुत आसानी से आपने समझाया। मुंसिफ टीवी की तरफ से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज का जो हमारा एपिसोड कारोबार यहीं पर ख़त्म होता है। जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।